चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पर्पटी, क्रोड, मैंटल या फिर महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर्पटी। और क्यों हो जाएगा? देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी है वो एक प्याज की तरह है, ठीक है। प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी हुई है। जैसे प्याज होता है ना, उसमें कई परत होती है, उसी तरह से हमारी पृथ्वी पर भी परत बने हुए हैं। और जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपरी परत है, उसे हम कहते हैं पर्पटी, ठीक है। और ये जो है वो सबसे पतली परत होती है और यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं जो समुद्री सतह है उसमें केवल 5 किलोमीटर तक है, ठीक है। सबसे ऊपरी परत है पर्पटी और ये सबसे पतली परत भी होती है। ये महाद्वीपीय संहति में कितनी है? 35 किलोमीटर एवं जो समुद्री सतह है उसमें केवल सिर्फ 5 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर की पर्पटी मुख्यतः बनी है किन से मिलकर बनी है? हमें ये बताना है। ऑप्शन है सिलिका एवं एल्यूमिना से, सिलिका एवं मैग्नीशियम से या फिर निकेल एवं फेरस से। सोचिए किससे बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना है महासागर की पर्पटी, ठीक है। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीमै। सी से हो जाएगा सिलिका और मै से हो जाता है मैग्नीशियम, तो क्या कहते हैं? इसे सीमै कहते हैं। सीमै से मिलकर बना है महासागर की पर्पटी, ठीक है। और जो महाद्वीपीय संहति की पर्पटी है वो किससे बनी है? वो बनी है सिलिका एवं एल्यूमिना से, ठीक है। सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है महाद्वीपीय संहति, इसीलिए इसे Cl कहते हैं। क्या कहते हैं? Cl। C से यहाँ हो जाएगा सिलिका और L से हो जाएगा एल्यूमिना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? ऑप्शन है पर्पटी, मैंटल या क्रूड। तो जो ऑप्शन में पर्पटी है वो तो आंतरिक परत नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में देखा है कि पर्पटी जो है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रूड, ठीक है। मैंटल जो है वो पर्पटी के ठीक नीचे होता है, ठीक है। पर्पटी के ठीक नीचे मैंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। और इसकी सबसे आंतरिक परत है क्रोड, उसे हम कहते हैं क्रोड। और क्रोड की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है और यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है और इसीलिए इसे नीफे कहते हैं। नी से हो जाता है निकेल और एफ से हो जाता है, यानी फे से हो जाता है फेरस, ठीक है। तो इसे कहते हैं शॉर्ट में निफे। निकेल और लोहे की बनी होती है क्रोड की परत, ठीक है। केंद्रीय क्रोड का तापमान जो होता है वो इसका तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है और बाकी जो 84 यानी 84% है वो है मैंटल एवं 15% जो हिस्सा है वो होता है क्रूड, ठीक है। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो होती है 6371 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्य रूप से शैल कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन है 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की, ठीक है। जो शैल होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। और शैल क्या होती हैं? पृथ्वी की जो पर्पटी है वो अनेक प्रकार के शैलों से बनी है, ठीक है। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। किसे कहते हैं? पृथ्वी की जो पर्पटी है उसे बनाने वाले खनिज पदार्थ जो हैं, वो किसी भी प्राकृतिक पिंड को, उनके किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं, ठीक है। और ये जो शैल है वो कई रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शेप में होंगी, वो कई रंग में, कई आकार एवं गठन की हो सकती हैं।
और कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से शेल होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? आग्नेय यानी इग्नियस, दूसरी है अवसादी यानी सेडिमेंट्री शेल, और तीसरी होती है कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक शेल। ठीक है, आग्नेय यानी इग्नियस, सेडिमेंट्री और कायांतरित शेल यानी मेटामॉर्फिक शेल होती हैं 3 प्रकार की शेल। ये जो इग्नियस है वो लैटिन शब्द इग्निस से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है अग्नि यानी आग। सेडिमेंट्री जो है वो बना है लैटिन शब्द सेडिमेंटम से और इसका अर्थ होता है स्थिर, स्थिर होना। ठीक है, और मेटामॉर्फिक जो है वो ग्रीक वर्ड है। इग्नियस और सेडिमेंट्री तो लैटिन वर्ड है, बट ये जो मेटामॉर्फिक है वो है ग्रीक शब्द, और ये मेटामॉर्फोस नामक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। ठीक है, तो शेल 3 प्रकार की होती है, इग्नियस यानी आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसाल्ट क्या है? ऑप्शन है बहिर्भेदी आग्नेय शेल, अंतर्भेदी आग्नेय शेल, अवसादी शेल या फिर जीवाश्म। सोचिए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बहिर्भेदी आग्नेय शेल। ठीक है, बेसाल्ट क्या है? बहिर्भेदी आग्नेय शेल है। और ये बहिर्भेदी आग्नेय शेल क्या होते हैं? जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा क्या होता है? द्रवित मैग्मा ही लावा होता है। ठीक है, ज्वालामुखी से जो आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा निकलता है उसे हम लावा कहते हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर ऊपरी सतह पर आता है। ठीक है, और जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है ये बड़े ही तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। ठीक है, और परपटी पर इस प्रकार से बने शेल को बहिर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ज्वालामुखी से जो आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा निकलता है उसे ही हम कहते हैं लावा, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। और जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेज़ी से ठंडा होकर क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। ठीक है, और परपटी पर इस प्रकार से बने शेल को ही कहते हैं बहिर्भेदी आग्नेय शेल। और बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट है बहिर्भेदी आग्नेय शेल। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट किस प्रकार के शेल का उदाहरण है? ऑप्शन है बहिर्भेदी आग्नेय शेल, अंतर्भेदी आग्नेय शेल, अवसादी शेल या फिर ऑप्शन डी जीवाश्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर्भेदी आग्नेय शेल। ठीक है, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? अंतर्भेदी आग्नेय शेल का ही एक उदाहरण है। और इसके साथ ही मैं आपको अगले क्वेश्चन में ये बताना भूल गई थी, हमने पढ़ा था कि बहिर्भेदी आग्नेय शेल जो है उसका एक उदाहरण है बेसाल्ट। तो इसमें ये भी नोट कर लीजिए कि ये जो दक्कन पठार है, ठीक है, दक्कन पठार जो है वो बेसाल्ट शेलों से ही बना है। ठीक है, और ये जो ग्रेनाइट है ये है अंतर्भेदी आग्नेय शेल का उदाहरण। हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि ज्वालामुखी से जो आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा निकलता है वही लावा है, और वो जब आंतरिक भाग से निकलकर ऊपर आता है द्रवित लावा तो जल्दी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, और वही बहिर्भेदी आग्नेय शेल होता है। ठीक है, अब ये अंतर्भेदी आग्नेय शेल क्या होता है, किसे कहते हैं, इसे भी जान लेते हैं। तो द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, बाहर ना आकर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शेलों को ही हम कहते हैं अंतर्भेदी आग्नेय शेल। ठीक है, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। बहिर्भेदी जो है उनकी संरचना बहुत ही महीन और बारीक दानों वाली होती है, जबकि अंतर्भेदी आग्नेय शेल जो होते हैं वो धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ठीक है, और ग्रेनाइट जो है वो ऐसे ही शेल का एक उदाहरण है। ठीक है, लेई मसालों और दानों को चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का हम उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, वे ग्रेनाइट के ही बने होते